नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी के अंदाज और राहुल गांधी के सवाल, ये दोनों जो हैं, इन दोनों से इस वक्त बीजेपी घबराई हुई है, काफी घबराई हुई है। घबराने का कारण जायज है। सामने चुनाव हैं, तारीखें आ गई हैं कि 7 नवंबर से सत्ता के सेमीफाइनल की शुरुआत हो जाएगी। फाइनल मुकाबला तो 2024 में होगा, लेकिन उससे पहले 3 दिसंबर को विधानसभा चुनावों यानी सेमीफाइनल के नतीजे आ जाएंगे। और इस बार तो एक नया नारा गढ़ लिया गया है। नारा है 3 दिसंबर बीजेपी सरेंडर। चुनाव का मौसम है तो ऐसे जुमलेबाजी चलती है, ऐसी जो जुमलेबाजी है वो चलती रहेगी। वैसे जुमलेबाजी में बीजेपी उस्ताद रही है, आप सब जानते हैं। लेकिन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने अंदाज में बीजेपी के जुमलों का जवाब दे रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल के अंदाजे बयां के आगे बीजेपी का कोई जुमला नहीं चल पा रहा है। खैर, राहुल के जिस अंदाज की बात मैं यहां कर रहा हूं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी के एक और धारदार भाषण का कुछ हिस्सा सुनाता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत, आज शहडोल में राहुल गांधी थे और भाषण की शुरुआत में आडवाणी जी की एक किताब का जिक्र किया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है उस किताब में कि बीजेपी आरएसएस की सच्ची प्रयोगशाला गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है, और बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में क्या कुछ होता है उसका जिक्र यहां कर रहे थे राहुल गांधी। मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है इस प्रयोगशाला में, जरा सुनिए। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। तो राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी में क्या कुछ होता है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ते हुए और आडवाणी जी की किताब का जिक्र करते हुए यहां राहुल गांधी अपने भाषण का, जो उनका भाषण था, उस भाषण की शुरुआत करते हैं। 29 मिनट के इस भाषण में जितनी बातें ये रखते हैं, शुरुआत में ही दमदार भाषण, धारदार भाषण, उस भाषण का जिक्र यहां हम कर रहे हैं। महाकाल लोक में शिव जी से चोरी की जाती है, ये कह रहे हैं। महाकाल आप जानते हैं, उज्जैन महाकाल की नगरी, और वहां शिव जी से चोरी की जाती है। सुनिए जरा। और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। यही नहीं रुके राहुल गांधी ने आज व्यापम घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि व्यापम घोटाला होता है, मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की सीट बेची जाती है। सुनिए जरा। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। और इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। जरा ये भी सुनिए।
के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है, बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी ने किसानों का भी जिक्र किया। आप याद कीजिए, मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाई गई थी, 6 किसानों की हत्या हो गई थी। उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी, और वो भी मध्य प्रदेश, गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश। और लिखा किसने था? तो अडवाणी जी की किताब। उसका जिक्र करते हुए यहां राहुल गांधी बता रहे हैं कि इस लेबोरेटरी में क्या क्या कुछ होता है, उसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसकी बानगी यहां रख रहे हैं। किसानों को गोली मारी जाती है इसी लेबोरेटरी में, सुनिए। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है, और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहां तमाम मसलों को उठाते हुए, रखते हुए और बहुत ही जानदार शानदार भाषण देते हुए यहां राहुल गांधी घेरते हुए, आज कल चुनाव का आगाज होता है और आज पहला भाषण शहडोल में राहुल गांधी देते हैं। उस भाषण में जो कुछ और जिस अंदाज में राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, ये आपके सामने हम रख रहे थे। और ये जो शहडोल है, ये आदिवासी बहुल जिला है, और इस जिले में राहुल के आने से बीजेपी में ही खलबली मची हुई थी, पहले से खलबली मची हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से आदिवासी वर्ग के लिए 47 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 32 सीटें आरक्षित हैं। और वहीं पर 51% अभी तक जो माना जाता है, 51% आबादी जो है ओबीसी का है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का है, एक ही आबादी है। और पिछले कुछ समय से जिस तेजी से राहुल गांधी ओबीसी के हक और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उससे शायद बीजेपी को भी पूरा यकीन रहा होगा कि शहडोल में आकर भी राहुल गांधी यही सारी बातें करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। 29 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी, मोदी और शिवराज सरकार को घेरा ही, साथ ही उनका लगभग सारा भाषण अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जातीय जनगणना पर ही केंद्रित रहा। आदिवासियों को वनवासी कहकर बीजेपी कैसे उन्हें पिछड़ा हुआ रखने की कोशिश करती रही है, कैसे आदिवासियों पर अत्याचार होते रहे हैं, इन सब पर राहुल गांधी ने जनता के बीच अपनी बात रखी। और इसके साथ ही एक सवाल भी राहुल गांधी ने दागा कि आदिवासी अधिकारियों को कितने अधिकार हैं। आपको याद दिला दूं कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, 4 घंटे के मैराथन के बाद, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, और कहें तो चुनाव की घोषणा के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा था, वहां लगभग 200 पत्रकार थे, उन सबके बीच पूछा था कि यहां कितने पत्रकार ओबीसी या दलित हैं। और आज उन्होंने ट्राइबल ऑफिसर्स की बात की है। साथ ही यह बताया कि भारत सरकार के 100 रुपए के बजट में जहां 5 रुपए खर्च करने की जिम्मेदारी मात्र 5 रुपए खर्च करने की जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग के अधिकारियों के हाथों में, यानी 5% बजट जो है वो मात्र 5% बजट ओबीसी अधिकारियों के हाथों में है। लेकिन आदिवासी अफसर्स क्या करते हैं? 100 रुपए के बजट में मात्र 10 पैसे का बजट जो है वो आदिवासी ऑफिसर खर्च करते हैं, या तय कर पाते हैं कि इस बजट का अलोकेशन क्या होगा। राहुल गांधी जिस स्पेसिफिक तरीके से ओबीसी, ट्राइबल और दलितों के हक की बात को सामने रखकर बता रहे हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, ये बात बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने पिछली बार कांग्रेस की सत्ता पिछले दरवाजे से हासिल की थी, यानी पिछले चुनावों में भी बीजेपी को कांग्रेस के कारण मात मिली थी, और अब भी
बीजेपी के सामने मात खाने का डर खड़ा हो गया है। राहुल गांधी इस डर को और बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की कल घोषणा हुई। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कल हुई और आज सीधे राहुल गांधी शहडोल पहुंच गए। इधर राजस्थान में उनकी पिछले महीने की विजिट का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी महारानी कॉलेज की लड़कियों से गपशप कर रहे हैं और इसमें उनकी चमकती हुई स्किन से लेकर लड़कियों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर खुलकर चर्चा हुई। लड़कियों ने अपने मन की बात राहुल गांधी से की और राहुल गांधी ने भी पूरे मन से उनकी बातें सुनी। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी से वैसे सवाल पूछे गए जिन सवालों का जवाब देने से पहले थोड़ा सा राहुल गांधी का चेहरा लाल हो गया। सवाल था कि आपका कॉलेज में क्रश क्या था, किसी लड़की से प्यार करते थे क्या? ऐसे सवाल चेहरे पर क्या लगाते हैं, आपका चेहरा ग्लो करता है, कैसे करता है? खैर, ये तमाम बातें चुनाव के दौरान भी अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति युवाओं का जो है रुझान वो दिखाई दे रहा है, महिलाओं का रुझान दिखाई दे रहा है। एमपी हो यानी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, बीजेपी जहां सत्ता में आने की कोशिश में है वहां राहुल गांधी चट्टान की तरह उसके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल बड़े दावे न करके सीधे गारंटियां दे रहे हैं और उन वर्गों की बात कर रहे हैं अब तक जिनका शोषण हुआ है, यानी आदिवासियों, दलितों, ओबीसी, इन सब की बात कर रहे हैं। और बीजेपी सत्ता में रहने के कारण भी उन्हें न्याय नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के निराले अंदाज और सीधे सवालों की, जिनसे घिरी बीजेपी एकदम लाचार दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल ने चुनाव से पहले चल दिया है बड़ा दांव। इस दांव की परत खोलते हैं आज शहडोल से। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, जरा तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ और भी कई सारे साथी हैं, दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, सबको स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं हम। और जल्दी से अपनी बातों को, विचारों को और साझा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिर जो कुछ चल रहा है इस देश में, और उसमें भी चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद राहुल गांधी का ये भाषण क्या मायने रखता है। राहुल गांधी ने आज आडवाणी जी की किताब का जिक्र क्यों किया? राहुल गांधी ने आज उस लेबोरेटरी की बात क्यों की जिस लेबोरेटरी में जो कुछ चल रहा है, और खासकर बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी में क्या कुछ चल रहा है, ये बताने की कोशिश। जरा इस बाइट को पहले सुन लेते हैं। राहुल गांधी और लड़कियां, ये महारानी कॉलेज जयपुर में क्या कुछ बातें हो रही हैं, जरा सुनिए। So I'm multiple things, but that's a complicated thing to put across. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now you see. वैसे आप इतने स्मार्ट हो, तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया का? My favorite destination is anywhere where I have not gone. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। नेचुरल। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है, पर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा बाय बाय। कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो खत्म टाटा बाय बाय। तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी उसकी, कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल। तो आप देख रहे थे, एक तरफ राहुल गांधी हैं शहडोल में और एक तरफ राहुल गांधी हैं
जयपुर में। जरा आना चाहता हूं सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी आपका स्वागत करता हूं। तमाम साथियों आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में, न्यूज़ पॉइंट में। और देखिए सेहत भी मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, इसलिए थोड़ा ऊंचा बोलने लगा हूँ। स्वामी जी आपके पास ही आप सब चिंता कर रहे थे, और देखिए धीरे धीरे प्लेटलेट लेवल जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा जल्दी। जैसे जैसे चुनावी रंग में पूरा का पूरा जो 5 राज्य हैं वो जैसे आ रहे हैं, वैसे वैसे शायद हम लोगों को भी ढलना ही पड़ेगा। स्वामी जी ज़रा आपसे समझूं, राहुल गांधी के 2 भाषण, 2 अलग अलग रूप आप देख रहे थे, एक जयपुर में और दूसरा आज का भाषण, दोनों का विश्लेषण चाहता हूं आपके जरिए। स्वामी जी की आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए स्वामी जी प्लीज। ऑडियो डिस्कनेक्टेड है शायद। स्वामी जी आप रिकनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। और रविकांत जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी प्लीज आप अपनी बात रखिए, आपसे जरा समझूं तब तक स्वामी जी जुड़ते हैं। आपसे समझना चाहता हूं 2 अलग अलग रूप राहुल गांधी के, एक जयपुर और एक शहडोल, जरा आपका विश्लेषण। हम सबके चेहरे पर मुस्कान है वक्त में जब चारों तरफ उदासी हो, जब हिंसा और नफरत का तांडव रहा हो, उस शख्स ने जितनी सादगी के साथ तोड़ा है, और ये सिर्फ से बातचीत नहीं है, ये पूरी मैसेजिंग है। जो भय पैदा किया गया वो सारा तो दिया गया था, बहुत हुआ लड़कियों पर अब की बार सरकार, लेकिन हुआ क्या था? लगातार जुल्मों, बलात्कारों की जो खबरें आ रही थी, देश की तमाम लड़कियां और महिलाएं, देश की लड़कियां हैं, रोजगार पट्टी कर दिया। कॉलेज बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कोई बड़ा पुराना कॉलेज का अडानी साहब के अडानी साहब की भी कट रही चला है। जाएगा, जहां 5 प्रोफेसर रविकांत जी आपकी आवाज़ भी कट रही है, या तो मैं अपने यहाँ चेक करवाता हूँ यहाँ कोई गड़बड़ है क्या, क्योंकि पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की आवाज़ नहीं, फिर आपकी आवाज़ कट रही है। जरा दीपक जी आपके पास आना चाहता हूँ, बिल्कुल पास में दीपक जी, जरा आपसे समझूं। दीपक जी भी डिस्कनेक्टेड हैं, ज़रा तमाम साथियों को फिर से कनेक्ट कीजिए। प्रशांत टंडन जी किस रूप में आप देखते हैं? देखिए गांधी ने आज जो बात की है मध्य प्रदेश में, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही, हाँ। तो बहुत उन्होंने प्रमुखता से बात रखी है। देखिए वो आदिवासियों पे बात रखी है, और उन्होंने आज की रोकना चाहूंगा आप लोगों को, एक बाइट सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी जो सबसे शुरुआत वाली बाइट जरा रिपीट करिए, और तब तक आवाज सबकी ठीक भी कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने आज जो शहडोल में भाषण दिया है, उस भाषण में उन्होंने एक नई लेबोरेटरी की बात, कारखाना कह रहे थे, फैक्ट्री कह लीजिए, तो एक नई फैक्ट्री या लेबोरेटरी या कारखाने की बात यहां राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? और एक तरफ यही राहुल गांधी यहां बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हैं, यही राहुल गांधी उधर लड़कियों के बीच जब कॉलेज में हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके सवालों का एक एक सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं। लेकिन पहले सुनते हैं शहडोल वाला वो पहला भाषण, सुनाइए जरा। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था
तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उसका पैसा चोरी किया जाता है। ये सीधा हमला राहुल गांधी का बीजेपी पर और बीजेपी आरएसएस पर। आना चाहता हूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, डिस्कनेक्टेड हैं स्वामी जी। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, चलिए फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने 2 वीडियो दिखाए और जो महारानी कॉलेज की लड़कियों का वीडियो है उसको देख करके हम सब के चेहरे गुलाबी हो गए। एक ऐसे वक्त में जब पिछले 7-8 साल से 9 साल से हिंसा का, नफरत का, विभाजन का माहौल था, जिसे एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 4000 किलोमीटर पैदल, और मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि वो सोच करके भी सहरन होती कि एक शख्स 4000 किलोमीटर पैदल चलता है इस देश के लोगों को नफरत से, हिंसा से दूर करने के लिए। और खास करके ये संदेश उन लोगों को जाता था जो उसी में विश्वास करते हैं। आपको याद होगा कि उसी भारत जोड़ो यात्रा में जो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मोदी जी का नारा लगाया, राहुल गांधी ने हंस करके उनका हाथ हिला करके स्वागत ही नहीं किया, अभिवादन किया। ये वो मैसेजिंग थी। और फिर जो उन्होंने इस देश से सीखा, देश को सिखाया, देश को दिया, वो हंसी आपको, वो प्रसन्नता, वो ख्वाब, वो एस्पिरेशन आपको उस कॉलेज की लड़कियों में दिख रहे हैं। मैं ये भी बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मोदी जी ऐसे ही बने रहे तो ये जो कॉलेज है वो कॉलेज नहीं होगा, अंबानी और अडानी का कोई 5 सितारा होटल बन गया होगा, या कोई विश्वविद्यालय ऐसा होगा जिसमें हर महीने 5 लाख रुपए की फीस होगी। तो क्या ये जो लड़कियां हैं वो पढ़ पाएंगी? जो 14 फरवरी को लाठी लेकर के निकलते हैं बजरंगी, वो क्या इन लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान को पसंद कर सकते हैं? ये जो पूरी पितृसत्तात्मक जो हिंदुत्ववाद है वो लड़कियों की हंसी बर्दाश्त नहीं करता है। और राहुल गांधी उनके बीच में बैठ करके जो बात कर रहे हैं, हंसी हो रही है, सवाल हो रहे हैं, और उन सवालों के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है कि इस देश में इतनी ही प्रसन्नता, यही बेफिक्री और उसके साथ साथ उम्मीदें, ललक अपने रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो भाव लोगों में होना चाहिए, नौजवान पीढ़ी में। राजू जी, आपको याद होगा 2014 में नारे लग रहे थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद क्या हुआ? लगातार अंबार लगा हुआ है बलात्कारों का। रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है। और अब तो हालात ये है कि अपराधियों के पक्ष में पूरी पार्टी, पूरी सरकार खड़ी होती है। ऐसा पहले नहीं हुआ था। कांग्रेस की सरकार में भी अपराध हो रहे थे, लेकिन कभी कोई पार्टी, कोई सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी नहीं हुई जितनी बेशर्मी के साथ हाथरस में योगी सरकार खड़ी थी। सरेआम गुंडाई हो रही थी वहां, और जो विक्टिम था उसके परिवार को धमकाया जा रहा था। यह नई संस्कृति है, यही हिंदुत्व है कि जहां दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करिए, उनको अपमानित करिए और उनको जमींदोज कर दीजिए। ये वही संस्कृति है जिसकी तरफ इशारा किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी आपदा दलितों के लिए होगी, और इसलिए सावधान हो जाने की जरूरत है। जो दलित बीच में भटक गया था, गुमराह हुआ था, इन 10 सालों में उसकी खाल खींची गई है, उसका आत्मसम्मान छलनी हुआ है, और इसीलिए आज वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। राजीव जी, राहुल गांधी का जो नाम है, एक बार उन्होंने शायद महाराष्ट्र में कहा था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं माफी मांगने वालों की जमात में शामिल नहीं। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं, राहुल गांधी का असली नाम होना चाहिए राहुल अंबेडकर गांधी। जिस तरह से पूरे सोशल जस्टिस के सवाल को लेकर के आ रहे हैं, वो पूरा अंबेडकर के उन कंसर्न से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि लोगों को बहुत छोटे मुद्दे लगते हों कि राहुल गांधी उत्पीड़न पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दलितों आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उनके आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। ये जीना नहीं, ये जीने का जो सलीका है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन दलितों को, उन आदिवासियों, उन महिलाओं को, उनकी डिग्निटी का सवाल। और जस्टिस रमन्ना ने जो 2021 में कहा था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा संविधान के लिए जरूरी है, और इसका उल्लंघन लोगों की चिंता को बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी उन मुद्दों पर, उन चिंताओं पर लगातार जिस तरह से एक्टिव है, और यही वजह है कि राहुल गांधी को लोग नए आइकॉन के रूप में देख रहे हैं, जन नेता के रूप, जन नायक के रूप में देख रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं आज के 3-4 साल पहले राहुल के बारे में जिस तरह से करोड़ों रुपया खर्च करके जो उनकी छवि को निरूपित किया गया था, वो धुल गई, उनका पैसे पर पानी फिर गया, और राहुल गांधी जो एक एक बूट चल रहे थे, उनका वो दंभ, उनका अहंकार, उनका पैसा कुचला जा रहा था। और ये छवि नई जो निखर करके आई है, उसने इस देश में उम्मीदें पैदा कर दी है, और इसलिए उन लड़कियों की जबां पर वो सवाल है और होठों पर हंसी है, जिसकी हम लोग न जाने कितने लंबे समय से बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस कर रहे थे। ये वो वक्त आ गया है, और मुझे लगता है कि वक्त बहुत तेजी से राजनीतिक जो हलचल है उसको बदलेगा। जी, राजनीतिक हलचल को ये वक्त बहुत तेजी से बदलेगा, और साथ साथ देखिए युवाओं के बीच राहुल गांधी हैं, उनके चेहरे पे भी मुस्कान है, और युवा और खासकर महिलाएं वो क्या कुछ सोचती हैं, उनके दिलों में, दिमाग में क्या सवाल हैं, उन सवालों का जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें शहडोल में राहुल गांधी रख रहे हैं जिन बातों का गहरा असर चुनाव पर पड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात कि 47 सीटें वहां आदिवासी बहुल हैं। 47 सीटें कम नहीं होती। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे देखते हैं 2 अलग अलग तस्वीरें, मध्य प्रदेश में चुनाव, राजस्थान में भी चुनाव। मध्य प्रदेश में जो बात राहुल गांधी रख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरे हुए लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं। एक ऐसी लेबोरेटरी की बात बता रहे हैं राहुल गांधी जो गुजरात से गवर्न नहीं होती, वो मध्य प्रदेश में गवर्न हो रही है। छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप यहां पर राहुल गांधी का। लेकिन कितना ज्यादा आप इसको चुनाव में फायदे के हिसाब से देखते हैं? देखिए राजीव जी, पहला आज मैंने जो राहुल गांधी ने जयपुर में महारानी कॉलेज की बच्चियों से संवाद किया, पहले उस पर टिप्पणी करता हूँ। देखिए, आपके पैनल में बैठे सारे प्रबुद्ध लोग और आपके श्रोता और दर्शक इस बात को महसूस करेंगे कि जब कोई एक बुद्धिमान आदमी, एक समझदार आदमी, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, और बेटियों से जिस प्रकार से संवाद कर रहा है, बेटियों के चेहरे की हंसी, मुस्कान और कॉन्फिडेंस को देखिए, वो उनके बच्चियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। और ये वो व्यक्ति है जो रघुराम राजन के साथ भी उसी कॉन्फिडेंस से बात करता है। जब वो विदेश जाता है, वहां के इंटेलेक्चुअल क्लास से भी उसी कॉन्फिडेंस से बात करता है। और जब वो किसी किसान या कारपेंटर से बात करता है तो कारपेंटर और किसान को भी ये लगता है कि वो अपने दोस्त और अपने मित्र से बात कर रहा है। बच्चियों के जो प्रश्न हैं और उनका जो संवाद है, ये एक उदाहरण है कि जब अच्छे लोगों का संवाद होता है तो कैसा संवाद होता है। आप देखिए, उनके चेहरे में कोई दबाव नहीं है,
मैं कहता हूं कि किसी भी देश के नेता, आज की तारीख में कोई भी नेता, अगर ये युवा बच्ची एक अच्छे कॉलेज की बच्चियों से इस प्रकार का संवाद करे और अपने अपने कॉन्फिडेंस को भी दिखाए और इन बेटियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाए, ये होती है देश के अंदर की जागृति। और राहुल गांधी ने देखिए मध्य प्रदेश में जो दूसरी बात की राजीव जी, वास्तविकता में जो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी, देखिए अगर ये लोग हिंदू हैं, अगर ये सनातनी हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी दी जाए और मैं सनातनी हूं और मैं एक अच्छा हिंदू हूं, क्या मैं उसमें हेरफेर कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा राष्ट्रवादी आदमी, एक सनातनी ऐसा कर सकता हूं कि उसमें चीन से मंगाई हुई चीजों को लगाऊं और एक तेज हवा के झोंके से, और वो भी इतनी तेज हवा नहीं कि बहुत बड़ी आंधी हो, छोटी मोटे हल्के से हवा के झोंकों से वो मूर्तियां गिर जाएं। राम जन्मभूमि में जिस प्रकार से जमीनों का लेन देन हुआ कि जो चीज प्राइवेट लोगों से खरीदी गई, एक आदमी ने दूसरे से खरीदी और राम जन्मभूमि न्यास ने उसको 6 गुने दाम पे खरीदा। देखिए क्या ये कोई भी आदमी जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, हम लोग ये मानते हैं कि भगवान से किसी प्रकार का धोखा हम सबसे धोखा कर सकते हैं। एक तो अपने से धोखा नहीं कर सकते और एक भगवान से धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वास है, मेरे अंदर ब्रह्म का निवास है, जो प्रोफेसर रविकांत जी ने बात कही। देखिए जो मूल लेबोरेटरी है आपकी मध्य प्रदेश की, ये फर्जी हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। जो असली हिंदुत्व है, जो असली सनातन है, वो सनातन धर्म जो रविकांत जी बात कर रहे थे वही है। वो वही बात है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते थे, क्योंकि छुआछूत करने वाले, अपने को बड़ा, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्नतम समझने वाले, वो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मूल भावना को नहीं समझते। तो देखिए इस व्यक्ति ने आज, क्योंकि वो बेटियों ने कई प्रश्न किए, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के जो अंतर संबंध हैं उसके बारे में भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लड़कियों को, नारियों को, उनको एक प्रकार, तो राहुल गांधी ने कितनी देखिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो आपके क्लिपिंग में नहीं दिखा, लेकिन अगर पूरी डिबेट आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि जिस दिन महिलाओं को रुपए का मतलब समझ में आ जाएगा, श्रम करना एक चीज है, अगर उसको रुपए का मतलब समझ में आ जाएगा और उसका महत्व समझ में आ जाएगा और उसके हाथ में उसके उपयोग और किस प्रकार से उसका निर्धारण होता है, ये बात समझ में आ जाएगी, उस समय नारी का सशक्तिकरण हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि देश को 21वीं शताब्दी की तरफ ले चले। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखिए, लड़कियां जो है, जितने पुरुष काम करते हैं उतनी लड़कियां काम करती हैं। उन्हें रुपये का मूल्य, उन्हें करेंसी का मूल्य पता चल गया है, उन्हें उसका महत्व पता चल गया है, और सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना के बीच का जो अंतर संबंध है, तो एक बुद्धिमानों का संवाद था, युवा लोगों के बीच का संवाद था, पढ़े लिखे लोगों का संवाद था। एक शिक्षक के रूप में राजीव जी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जी, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और शिक्षक जो क्या कुछ उनके नज़रिए से क्या कुछ देख रहे हैं वो बता रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इन दोनों भाषणों को? और चूंकि चुनाव का आगाज हो चुका है तो शहडोल का भाषण क्या मायने रखता है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बगल में राजस्थान है वहां के लिए भी? जी राजीव जी, जो लड़कियों से बातचीत करने वाली जो तस्वीरें हैं वो तो उस कड़ी का हिस्सा है जो अलग अलग वर्ग के साथ राहुल गांधी मिल करके पूरे इंडिया से कनेक्ट होने की और उससे निष्कर्ष निकालने की, समझ विकसित करने की एक कोशिश कर रहे हैं। वो इंडिया जोड़ने वाली बात से भी अलाइन होती है, और लड़कियों के साथ इस तरीके से घुल मिल कर के बात करते हुए मैं राहुल गांधी से ज़्यादा तो उनके पार्टिसिपेंट्स लड़कियों के कॉन्फिडेंस को देख रहा था कि कितना घुल मिल करके कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं थी और हर शब्द में और वाक्य में एक विश्वास था। तो ये विश्वास अगर आया है तो वहाँ मौजूद राहुल गांधी जी की वजह से ही आया है, तो इसकी एक तारीफ बनती है। लेकिन मैं इस प्रयास से अलग जो चुनावी भाषण है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा। प्रोफेसर साहब ने उस विषय पर बात कर ली है। राहुल गांधी ने जो शहडोल में भाषण दिया उसमें उन्होंने
आदिवासियों को छुआ, स्थानीय लोगों को छुआ, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को और उम्मीदों को उनको जोड़ा। उस पर मैं आता हूं कि कैसे। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा वो उठा रहे हैं, ओबीसी का मुद्दा, उसको वो मजबूती से, इवन बेरोजगारी का मुद्दा वो मजबूती से उठाते दिखे हैं। तो इस चुनाव में जिस जरूरत को राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस महसूस कर रही है, वो ये कि इस चुनाव को ऐसे मुद्दे से जोड़ा जाए जो जनता से जुड़े हो, उन मुद्दों से दूर रखा जाए जैसे जो नफरत फैलाते हो या सामुदायिक आधार पर विभाजन करते हो, या जिनसे ऐसी सियासत करने वालों को बच निकलने का मौका मिले। तो इससे बचते अब जैसे आदिवासी और वनवासी का मुद्दा राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया है, और उस जगह से उठाया है जहां आदिवासियों की बड़ी आबादी है। जब पिछली बार राहुल गांधी आदिवासी का मुद्दा उठा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब और अब में फर्क है कि पूरे पूर्वोत्तर में जो मणिपुर के में जो घटना घटी है, उस सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं पूरे देश में आदिवासियों के बीच में एक मैसेज गया है कि उनके साथ सरकार खड़ी नहीं है, वो अकेले हैं, वो उन लोगों के निशाने पर है जो पूरे आदिवासियों को ही मिट्टी में मिला देना चाहता है। तो ये फर्क आया है। तो यहाँ जब वो कहते हैं वनवासी और आदिवासी का फर्क, तो वो और गंभीर बन करके सामने आता है। आदिवासी मतलब इस जमीन पर सबसे पहला हक, जंगल पर सबसे पहला हक, और जल जंगल जमीन जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है। तो इस हक से दूर करने की कोशिश का नाम है वनवासी। बोलना कि एक तरह से जंगली हो, तुम तो वन में रहने वाले हो, यानी आम लोगों से अलग हो। तो इसका मतलब बदला पिछली बार जब बोल रहे थे राहुल गांधी और अब जब बोल रहे थे, और स्पष्टता के साथ समय ने उसको समझाया। उसके बाद आप देखें कि राहुल गांधी ने व्यापम घोटाले का भी मसला उठाया, उसी बहाने बेरोजगारी का भी मसला उठाया, किसानों का मसला उठाया, आदिवासियों पर पेशाब करने से लेके ओबीसी का मसला उठाया। ओबीसी पर भी आना बहुत जरूरी है कि ये लगातार राहुल गांधी के भाषण में ये विषय बना हुआ है, और वो डिटरमिन्ड है कि ओबीसी को जातीय जनगणना हम कराएंगे, और जो लोग भागते हैं इससे उनको इस विषय पर लाएंगे। इस बात पर वो अडिग हैं। एक समय था जब मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी करार दिया गया था, अदालत से बाहर तो कम से कम करार ही दिया गया था कि वो ओबीसी विरोधी है। आज वो समय है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को मोदी विरोधी साबित करने के तमाम तर्क रख रहे हैं कि सरकार में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मुख्यमंत्रियों में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और खुद दूसरी जगहों पर क्या है। इस तरीके से वो रख रहे हैं। यानी थोड़ा संक्षेप में एक लाइन में इसको अब खत्म करें अपनी बात को, तो वो ये कि मुद्दों को, वो सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं जो मध्य प्रदेश की जनता को, मतदाताओं को जोड़ते हैं, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 2024 की तैयारी करते हुए भी राहुल गांधी इन्हीं भाषणों में दिख रहे हैं, जब वो ओबीसी जैसा मुद्दा, जातीय जनगणना जैसा मुद्दा भी उठा रहे हैं। जी, जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, हर मंच से उठा रहे हैं। और चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अजय जी जरा आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी, राहुल गांधी हर मंच से ओबीसी यानी कि जातीय जनगणना का मसला उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अलग अलग तस्वीरें उनकी आती हैं। कभी आप देखिए अमृतसर पहुंचते हैं, वहां वो सेवादार बनते हैं, उसके बाद वो जयपुर पहुंचते हैं, वहां लड़कियों के बीच अपनी बात लड़कियां रखती हैं, इनसे सवाल करते हैं, वो अभी देखा हमने। और शहडोल पहुंचते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और सीधा हमला करते हैं शिवराज सरकार पे, बीजेपी पे, आरएसएस पे, मोदी जी पे, लाल कृष्ण आडवाणी की किताब का जिक्र करते हैं, लेबोरेटरी की बात करते हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो रूप अलग अलग राहुल गांधी के हैं,
इस रूप में 2023 के ये 5 राज्यों के चुनाव और 2024 का देश का आम चुनाव कितना प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है? मैं तो आज की राहुल गांधी की शहडोल की सभा में उनका भाषण सुनने के बाद में और वहां की जो लोगों की प्रतिक्रिया थी वो सुनने के बाद में मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अब मध्य प्रदेश में जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 100% जीत चुकी है, अब किसी के लिए कोई जमीन नहीं बची। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से उत्साह था लोगों का, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप का पूरा सामंजस्य था और जिस तरीके से राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज थी, यह अपने आप में इस बात को बताती। और इसके बाद में मैं इस लगभग इससे मुझे सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीट लेके आ रही। तो मैं इस स्थिति को आकलन करके चल रहा हूं और मैं ये पूरी तरीके से महसूस कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं, सिर्फ हवा की बात नहीं है। इसके अलावा चूंकि मेरे मामा मध्य प्रदेश में ही बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मैंने उनसे बात करी कि आज ऐसे ऐसे, तो वो कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल वही है वो, और वो कांग्रेसी नहीं है, ये भी बता दूं। तो वो कि अब उन लोगों का भी मन हो रहा है कि वो कांग्रेस में जाएं। अब आप इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश का जो हालात हैं, जो चीजें हैं, लगातार बदल रही हैं और कुछ चीजें हैं लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्हें लूटा गया है, जिस तरीके की चीजें पैदा हुई हैं, उन सब के बाद में अब मध्य प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता है किसी और के लिए कोई गुंजाइश बची है। अब मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और यदि उन्हीं की भाषा में कहें तो अब मध्य प्रदेश में आएगा राहुल ही। तो बस एक चीज समझ लीजिए, यह संदेश बिल्कुल क्लियर है और इसके लिए बस सामान्य तौर पे जो पार्टी की रणनीति है वो बनाने की जरूरत है, वो उन्हें बनाना है। लेकिन जनता ने मन बना लिया, क्योंकि अब ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, यह चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में है और जनता राहुल गांधी को अपना नेता मान चुकी है। वो जननायक के साथ में खड़ा होना चाहती है, वो किसी मदारी के साथ नहीं खड़ा होना चाहती है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं, आप जानते हैं 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, जबकि 32 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए 32 सीटें हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, राहुल गांधी सीधा हमला जो कर रहे हैं और चुनाव की घोषणा कल होती है, आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और ये भाषण, क्योंकि कई भाषण पिछले दिनों हमने सुने, लेकिन इस भाषण में जो ठहराव था, जो बातें यहाँ राहुल गांधी रख रहे हैं, और जैसा अभी अजय जी कह रहे हैं, अजय जी से पहले प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी कह रहे थे कि ये साफ राहुल गांधी एक दिशा देते हुए, एक डायरेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सेमीफाइनल वाली बात नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि तमाम दल 2024 की तैयारियां कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार हो रहा है 2024 का। उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे यहाँ आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, जो भी बात यहाँ कर रहे हैं, वो कितनी दूर तक वो बात जा रही है यहाँ से निकल के? जी राजीव जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। एक, राहुल गांधी कांग्रेस को वहां ले जाने में कामयाब हो गए हैं जो कांग्रेस ने जमीन कोई 30 साल पहले छोड़ी थी, और वैचारिक दृष्टि से वो वहां ले जा रहे हैं। वैचारिक दृष्टि से वो ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन सब वर्गों का समर्थन भी मिलेगा जो कांग्रेस को मिलता रहा है। समय के साथ वैचारिक शब्दावली और प्राथमिकताएं बदलती हैं। 80 के दशक में इंदिरा गांधी के समय शायद वो प्राथमिकता नहीं आई थी कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को बहुत जोर से उठाया जाए। इसका श्रेय जाता वीपी सिंह को, लेकिन उसको कांग्रेस उसको
पकड़ नहीं पाई उस पूरे मुद्दे को, क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ती गई। याद कीजिए कि जो शाजापुर की रैली का भाषण था, और उसी भाषण पे हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया था मध्य प्रदेश में ही, वो चुनाव की घोषणा से पहले हुआ था, पिछले सप्ताह की बात है। वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस की वैचारिक दृष्टि से, जो कांग्रेस को जहां होना चाहिए उस स्थिति पे। और आज का भाषण, धीमे धीमे राहुल गांधी पत्ते साफ कर रहे हैं। वो कांग्रेस को सामाजिक न्याय की पूरी जमीन पर पक्की तरीके से ले आए। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ 2 लोग हैं जो ये भाषा बोल रहे हैं, खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। कांग्रेस के बाकी लोगों को भी इसी शब्दावली में बात करनी चाहिए। जो आपके पार्टी के नेता हैं उनको उठाना चाहिए उस शब्दावली को, उस विचार को। अभी आप बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल, हाँ, दूसरी बात ये हो रही राजीव जी कि बीजेपी और आरएसएस के जो दिखाने वाले दांत थे वो घिसते जा रहे हैं, और इनके जो खाने वाले असली दांत हैं वो बाहर आ रहे हैं कि ये विशुद्ध मनुवाद, विशुद्ध जातिवाद और विशुद्ध हिंदू धर्म में भी वर्चस्ववाद की राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए मोदी साहब खामोश हैं जातिवार जनगणना को लेकर। इसीलिए वो बिहार के जातिवार सर्वे पर खामोश हैं, क्योंकि बीजेपी की असली पॉलिटिक्स तो जातिवाद है। असली पॉलिटिक्स वर्चस्ववाद को कायम रखना है, और ओबीसी समाज या कोई भी दलित समाज वो एक छतरी के नीचे ना आए। जी। तो अलग अलग उसमें बांटो, अलग अलग नेता पैदा करो अलग अलग जातियों के। यही सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी की। मुझे लगता है कि इसका समय आ गया है, और उसका जहां राहुल गांधी वार कर रहे हैं, देखिए एक प्रवेश शुक्ला का किस्सा आप बता रहे हैं कि उसने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया, और उसको बीजेपी समझ नहीं पा रही कि उसका इम्पैक्ट कितना होने जा रहा है। और अगर वो कर्नाटक के रिजल्ट को देखेंगे, मैं मध्य प्रदेश पे आऊंगा, कर्नाटक के रिजल्ट को, जो अभी कर्नाटक का रिजल्ट आया है राजीव जी, कर्नाटक में 51 सीटें हैं जो रिजर्व सीटें हैं जी। और इनमें 36 शेड्यूल कास्ट हैं और 15 सीटें शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब की 15 सीटों में बीजेपी का स्कोर है 0, कांग्रेस का है 13 और 1 जेडीएस। तो शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट में एक भी सीट कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं मिली है। और यही ट्रेंड जो है आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, जब मध्य प्रदेश में 84 सीटें हैं, रिजर्व सीटें जरूर 47 हैं, लेकिन 84 सीटें हैं राजीव जी, जहां पे आदिवासी वोट बैंक, आदिवासी वोट का प्रभाव है, वो प्रभावित करते हैं वहां के आउटकम को। और इस 47 सीटों में बीजेपी को 2018 में 16 सीटें मिली थी, और इस बार आंकड़ा और नीचे जाएगा। तो बीजेपी समाज के एक समय के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप छोड़ भी दें, लेकिन समाज का जो एक वर्ग है, एक तबका है जो मुख्य धारा में नहीं आ पाया, जो जिसके साथ हजारों साल से उसको घसीट के रखा गया बाहर, उसको बीच में लाने में उसकी नियत नहीं है। अगर नियत होती तो ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं करते, ये सामाजिक न्याय की बात करते। मोदी साहब जातिवार जनगणना का समर्थन करते, वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी की अपील जो है वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है वहाँ पे जाएगी। और इसका रिजल्ट जो है हम देखेंगे कि जब 3 दिसंबर को वोटिंग मशीन खुलेगी, तब ये आदिवासी क्या कहते हैं, तब ये प्रवेश शुक्ला को जवाब क्या देते हैं जो उसने आदिवासी के सर पे पेशाब किया था। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल।
3 दिसंबर यानी रिजल्ट वाला दिन, और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक हम आपके बीच रहेंगे। 5 राज्यों के रिजल्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी चुनाव बाकी है। 7 तारीख को 7 नवंबर से चुनाव की शुरुआत होती है। मिजोरम में पहला चुनाव और आखिरी चुनाव कह लें। मिजोरम एक ही फेज़ में है। उसके बाद उसी 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले फेज का मतदान है, और उसके बाद 17 तारीख को 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरा और आखिरी फेज, और उसी 17 नवंबर को उधर मध्य प्रदेश में भी चुनाव है एक फेज में। उसके बाद 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव है, और 3 दिसंबर को 5 राज्यों का रिजल्ट। और इस रिजल्ट के साथ साथ 3 दिसंबर बीजेपी सरेंडर, यही कह रहे हैं लोग। क्या ये सरेंडर दिखाई दे रहा है प्रशांत, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी? देखिए, पहले तो मैं वैसे तो इसके राजनीतिक पहलुओं पे बहुत सारी बात हो गई है। मैं दरअसल शुरुआत करना चाहता हूँ राहुल गांधी का जो यहाँ का जो इनके साथ छात्राओं के साथ जो बातचीत है। मुझे नेहरू जी का एक किस्सा याद आ रहा है। नेहरू जी बहुत सारे बच्चों के साथ बैठे हुए थे और उनके छोटे छोटे सवालों के जवाब दे रहे थे। अचानक एक बच्ची खड़ी हुई है, उसने पूछा कि आपको लड़के पसंद आते हैं या लड़कियां पसंद आती हैं? उन्होंने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने, देखिए उस जमाने की बात है, नेहरू जी मतलब आज से कम से कम 50 साल पहले, उन्होंने कहा देखो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इसका एक बहुत प्यारा सा वीडियो भी उपलब्ध है, शायद वो मिल जाएगा आर्काइव से। दूसरा एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा नेहरू जी का है। मुझे राहुल गांधी के साथ अक्सर मैं कनेक्ट करता हूं जवाहरलाल नेहरू जी। इस पे आइए, चुनाव पे प्लीज। अच्छा, ठीक है। महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपसे समझना चाहता हूं। वो तो बातें हम लोग करते रहेंगे दीपक जी, वो बातें होंगी, लेकिन जरा चुनाव की बात समझना चाहता हूं आपसे। और चूंकि आप छत्तीसगढ़ में हैं, 2 फेज में मतदान है, क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग? क्योंकि अपने दर्शक जानना चाहते हैं। चुनाव सिर पे है, हम बात करेंगे 1947 की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी चुनाव सिर पे है। क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ के लोग? ये बताइए। 2 फेज में मतदान, पिछली बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हो रहा है। और हालांकि भूपेश बघेल जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई देते हैं, लेकिन बगल में राहुल गांधी गरजते हैं शहडोल में। शहडोल और छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वो ऐसा एरिया है कि वहाँ से छत्तीसगढ़ को भी साधा जा सकता है। पूरा का पूरा आदिवासी बेल्ट है। ज़रा उस हिसाब से समझना चाहता हूँ आपसे कि कैसे आप देखते हैं, चूँकि आप वहाँ हैं इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी बातें यहाँ, और उसमें भी इस मसले पर। जी देखिए, छत्तीसगढ़ और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति में सीधा सीधा फर्क ये है कि सबसे मजबूत सरकार जो है कांग्रेस की, वो यहीं पर है, छत्तीसगढ़ में है। इस समय 71 सीटें उसके पास हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 64 जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची घोषित कर दी है, और संभवतः 13 तारीख को जब कार्य समिति की बैठक होगी वहां पर दिल्ली में, उसके बाद जो है ये कांग्रेस की भी सूची शायद आ सकती है। इसकी संभावना पूरी जताई जा रही है। कांग्रेस सारे लोगों के उम्मीदवारों को देखने के बाद अपनी स्थिति पे आ रही है। यहाँ पर ओबीसी का मुद्दा जो है वो पहले से इसलिए पकाया है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है खुद ही ओबीसी के होने के कारण वो एक तरह से कांग्रेस का चेहरा भी है। वो तो लोगों तक ये संदेश जा चुका है कि ओबीसी का जो महत्व है वो इस कदर है कि यहाँ पर जो है, यहाँ भी आपके ओबीसी हैं, राजस्थान में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं। ये बात बार बार कई आ चुकी है सामने। तो मुझे लगता है कि ओबीसी वाले मामले को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की कांग्रेस को वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बैठकर, शहडोल जो है काफी नजदीक है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग लगा हुआ है, तो वहां पर अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका संदेश आता है। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आई थी, कांकेर में उनकी एक बहुत जबरदस्त सभा हुई थी, और वहां पर देखिए एक तरह महिला पंचायत की जो सदस्याएं थी उनका वो बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी महिलाओं को साधने की जो प्रियंका ने कोशिश की है वो भी निश्चित रूप से प्रभाव डालेगी। और हमको भी पता है कि पंचायतों में भी बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो ओबीसी का है, जो रिजर्व सीटें नहीं है पंचायतों की, उसमें सारे के सारे ओबीसी 2-3 समुदाय जो है छत्तीसगढ़ के वो काफी मजबूत है। खासकर जैसे हम देखते हैं साहू समुदाय है, चंद्राकर है, ऐसे कुछ समुदाय है यहाँ पे, वो काफी मजबूत है। तो ओबीसी को साधने की जो बात है निश्चित रूप से वो फार्मूला जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से वो कारगर साबित होगा। लेकिन देखना यह है कि अब इनके उम्मीदवारों के साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या होगा और मुद्दे क्या होंगे,
इसके ऊपर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल का जो संदेश है वहां से निश्चित यहाँ तक आ रहा है। और परसों शायद कल ही कांग्रेस की जो बैठक हुई थी CWC की, उसमें तो पूरी की पूरी जाति जनगणना की जो बात हुई है और ओबीसी को आरक्षण देने की बात है, वो महत्वपूर्ण ढंग से प्रक्षेपित हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में उसका संदेश बड़ा साफ है कि कांग्रेस का साथ दिया जाना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस का साथ, और उसमें भी ओबीसी जनगणना मतगणना तो बाद की बात है, लेकिन जनगणना की बात पहले है। जरा आपसे अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा समझूं आपसे भी कि कैसे देखते हैं आप दिल्ली में बैठकर 5 राज्यों के चुनाव, और इसमें आज चूंकि इसलिए भी आज इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी पहले नेता हैं जो आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, अब घोषित तौर पे कह सकते हैं हम कि चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन शाम के वक्त ये सुनने में ज़रूर आया कि अमित शाह जो हैं वो हैदराबाद में 1000 बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अब बुद्धिजीवियों से क्या मिल रहे हैं, देश के गृह मंत्री क्या बातें कर रहे हैं, वो तब सब आएगा सामने, जब बातें आएंगी तो हम लोग सुनेंगे समझेंगे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के कई अंश को हम आप तक पहुंचा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि कैसे देखते हैं आप अमलेंदु जी, और यहाँ से क्या पैगाम देते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। राहुल गांधी के तमाम भाषणों को आप सुन रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है आपकी, रिकनेक्ट कीजिए। तब तक आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, क्या पैगाम यहां दे रहे हैं राहुल गांधी, और इसका कितना असर आप 2024 पे देखते हैं? ये चुनाव तो अब पैक है, कल 38 दिन गिन रहे थे, प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे, और आज देखिए ऐसे देखा जाए तो 7 नवंबर और आज है अक्टूबर 10। इस महीने में अब 20 दिन और उधर 7 दिन, 27 दिन का वक्त है मात्र। अगर ऐसे देखा जाए तो 27 दिन मात्र, और सामने रिजल्ट से पहले चुनाव, मतगणना, और अब पूरी पार्टियों का जो ध्यान है केंद्रित है वो 2024 पे, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कहाँ गया वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला, कहाँ गई वो सारी बातें, कहाँ गई वो बातें जिसमें महिला आरक्षण की बात होती थी। मात्र 14 महिलाओं को टिकट बीजेपी ने अभी तक घोषित किया है, 33% की बात हो रही थी। तो नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं, और राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण में तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक तीर से कई निशाने, 2 नहीं बल्कि कई निशाने लगा रहे हैं। जरा आपका नजरिया। देखिए राजीव जी, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं एक शिक्षक की तरह आज राहुल गांधी की कॉपी जांचूं। देखिए, मैं सैकड़ों फैकल्टी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा, मैंने अपने इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे टीचर्स की नियुक्ति में उनके सिलेक्शन बोर्ड में देखा, और जब मैं सिलेक्शन बोर्ड में देखता था तो मैं ये देखता था जो भी आता था अभ्यर्थी, वो जब क्लास के अंदर जाएगा तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, स्टूडेंट उसको सीरियसली लेंगे या उसको सीरियसली नहीं लेंगे। सब्जेक्ट का ज्ञान तो एक बात है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसका पोस्चर। और देखिए, यही बात राहुल गांधी ने जो कही आज बच्चियों से, उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी भावनाओं का, उसको सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन का आपको ज्ञान हो। देखिए, राहुल गांधी को मैं नंबर सबसे ज्यादा इसलिए देता हूं एक टीचर के तौर पर, मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति जो है बहुआयामी व्यक्तित्व है। बहुआयामी व्यक्तित्व का मतलब यह है कि पूरे स्पेक्ट्रम, भारत जैसे विविधता वाले देश में हर सेगमेंट से ये कम्युनिकेट कर सकता है, और केवल ये अपने ज्ञान को बघारने के लिए कम्युनिकेट नहीं करता, ये उस स्तर पे जाके कम्युनिकेट करता है जो कि जिससे कम्युनिकेट कर रहा है उसको बात उसकी समझ में आए। जब वो बेटियों से बात करता है तो उसका कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग होता है,
जब वो रघुराम राजन से बात करता है, इंटेलेक्चुअल से बात करता है, उसका क्वेश्चन और उसके आंसरिंग, उसका पोस्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। अब राहुल गांधी को देखें, अगर कोई ना बताए कि ये राहुल गांधी है या ये एक पॉलिटिशियन है, अगर बिना आवाज किए हुए इस पूरी फोटोग्राफ को, वीडियो को आप किसी को दिखाएं तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ का क्लास फेलो है। तो राहुल गांधी ने अपने को इन बेटियों के साथ आत्मसात कर लिया है। और यही बात देखिएगा राजीव जी, जब वो हरियाणा में गए थे, उन्होंने धान की रोपाई की थी, जिन महिलाओं से वो संवाद कर रहे थे उनका सेगमेंट बिल्कुल अलग था, इन लड़कियों से वो सेगमेंट बिल्कुल अलग था। लेकिन उन महिलाओं से जब वो बात कर रहे थे, उन महिलाओं में भी वही कॉन्फिडेंस था जो ये महारानी कॉलेज की लड़कियों में है। और उनका भी संवाद ऐसा लग रहा था ये उसी समाज, उसी समूह के व्यक्ति हैं। जब ये कारपेंटर से मिलने गए तो जो वहां जिस कारपेंटर के साथ, शर्मा जी के साथ ये खड़े थे, जब ये और वेव करने लगे, इन्होंने शर्मा जी को आगे बढ़ाया और इनसे कहा तुम भी वेव। इसका मतलब ये है कि ये आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह जिस समाज के बीच में जाता है, के अंदर घुल मिल जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा, अगर मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं पीएचडी के बच्चों को पढ़ाऊंगा, आईएम के बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऑक्सफोर्ड के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी डिफरेंट। कि मुझे पता है कि जो सुनने वाला है उसकी ग्राह्यता कितनी ज्यादा है। तो राहुल गांधी देखता हूं एक नेता के रूप में, देखता हूं कि जब वो पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट सेगमेंट से, जब वो तमिलनाडु में जाते हैं या महाराष्ट्र में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, जब वो करते हैं, श्रीलंका से बात करते हैं, जब वो अलग अलग सेगमेंट से बात करते हैं तो उनसे घुल मिल जाते हैं और लोग उनकी कम्युनिकेशन की उस लैंग्वेज को समझते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी ही सेगमेंट का व्यक्ति है। तो राजनीतिक परिवेश से अगर आप देखें, देखिए मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में कहा था, सबसे सुंदर पेंटिंग क्यों कहा जाता है? मोनालिसा की पेंटिंग सबसे खूबसूरत इसलिए मानी जाती है, आप किसी भी एंगल से उसको देखिए, लगता है कि वो आपको देख के उसकी आंखें जी। इसका मतलब यह है वो तो हर एंगल से संवाद करती है। राहुल गांधी में वही चीज है। राहुल गांधी जिस सेगमेंट से कम्युनिकेट करते हैं उनको लगता है ये मेरा आदमी है, चाहे वो एक पीएचडी हो, चाहे वो नोबेल प्राइज का विजेता हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो कारपेंटर हो, उसे है कि व्यक्ति मुझसे संवाद कर रहा है, मेरे से आके बात कर रहा है। यही किसी राजनीतिज्ञ की सफलता का मुख्य राज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे संवाद करता हुआ नजर आए, और ना सिर्फ नजर आए बल्कि राजनेता जननेता वही होता है जो जनता के बीच हो, जननेता जननायक हो। खैर, आना चाहता हूं अमलेंदु जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी हाँ बिल्कुल आ रही है जी। अमलेंदु जी जरा अपनी बात रखिए। सवाल वही और सीधा सिंपल कि 2024 क्या 2023 में आ चुका है? निश्चित तौर पे राजीव जी 2024 जो है वो 2023 में उसका अक्सर साफ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने जहाँ से शुरुआत की थी मुझसे पूछने की, जो आपने सूचना भी दी कि अमित शाह जी ये खयाल बुद्धिजीवियों के साथ थे, तो अब ये अमित शाह जी का दुर्भाग्य है कि उन बुद्धिजीवियों का दुर्भाग्य है ये खयाल का कि ये खयाल बुद्धिजीवी जो है वो अमित शाह जी को सुनने के लिए मौजूद थे। तो अब बुद्धिजीवियों की बुद्धि पे भी तरस खाया जा सकता है कि वास्तव में ऐसा है, और अगर वो है तो मतलब ये समस्या है बड़ी गंभीर। तो ये आप चुनाव में देख सकते हैं कि अमित शाह जी को भी जो बुद्धिजीवियों के पास जाना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि उनको जो है हार्वर्ड के लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हार्ड वर्क करने वाले हैं, यानी कि बुद्धिजीवियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और बुद्धिजीवियों को देशद्रोही, पाकिस्तानी, यानी क्या क्या जो ये सब बताया जाता रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव सिर पे है और 2024 भी जो है वो 2023 में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए बुद्धिजीवियों के पास जाना भी मजबूरी हो गई। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात राजीव जी, आज राहुल गांधी जिस तरीके से थे मध्य प्रदेश में, और वहां उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के संवाद किया, वहां से जो मुद्दे उठाए, मुझे लगता है कि वहां से उन्होंने दो चुनाव एक साथ जो साधने की कोशिश की। एक तो उन्होंने मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें मुद्दे उन्होंने अपने स्पष्ट किए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिछले 18 वर्षों का भ्रष्टाचार मुद्दा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार का कुशासन एक मुद्दा है, जब बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से वहां व्यापम में भ्रष्टाचार हुआ वो मुद्दा है।
आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ जो अत्याचार है वो किस तरीके से मध्य प्रदेश में मुद्दा बनने जा रहा है। राहुल गांधी ने वो बात की और इनको साफ कर दिया, एक तरीके से कहा जाए कि राजस्थान की मध्य प्रदेश में राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय मुद्दों में राहुल गांधी के साथ इन मुद्दों पर दो हाथ करना पड़ेगा। दूसरा, जो जातिगत जनगणना की बार बार जो बात करते रहते हैं, वहां भी उन्होंने उसको अच्छे तरीके से उठाया और उससे भी उन्होंने मध्य प्रदेश और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उसको भी उन्होंने संबोधित करने एक तरीके से काम किया। यानी 2024 का मुद्दा भी जो है वो विधानसभा चुनाव में भी साथ साथ उठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस पे भी जो है उनसे दो हाथ करने होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अब देखना होगा किस तरीके से वो उनसे इस मुद्दे पर निपटती है, किस तरीके से उसका हिंदुत्व जो है वो जातिगत जनगणना के ऊपर हावी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये अब देखने वाली चीज हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अपना भरोसा रहता है कि उसका हिंदुत्व का मुद्दा जो है, अब वो असली है कि नकली हिंदुत्व वो अलग का मसला है, लेकिन उनका जो हिंदुत्व उसे उस पर भरोसा है कि वो जो है वो सारे मुद्दों पे हावी रहता है। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरीके से पढ़ रहे हो, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे अब लगता है राजीव जी कि ये हिंदुत्व का जो फर्जी वाला मुद्दा है ये अब असली मुद्दों के ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। जनता जो अब देख रही है कि किस तरीके से उसको फर्जी बातों में उलझाया गया और किस तरीके से उसके अधिकारियों के ऊपर जो कुठाराघात किया गया, तो जनता भी चाहती है कि आपके हिंदुत्व के मुद्दे होंगे, निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ मुद्दे हों आपके, आप उस पर काम करना चाहते हो, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं और जिन वायदों को आप करके आए थे सत्ता में, उन पे आपने अब तक क्या काम किया, उन पे आपने क्या एक्शन लिया। जनता परिणाम चाहती है। अब 9.5 साल जो केंद्र में हो चुका सरकार को और 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में हो चुका, तो जनता जो है वो ये चाहती है कि आपने 18 सालों में क्या किया और 9.5 सालों में क्या किया, दोनों का हिसाब जो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में देना है। और राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं, लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई एक तरीके से कहा जाए वो जवाब नहीं है। तो अब देखना होगा कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है किस तरीके से आगे मुद्दे बढ़ते हैं। अभी प्रधानमंत्री जाएंगे तो किस तरीके से वहां फिर जो है वो अली और बजरंग बली सब जो लेकर के वो आए थे कर्नाटक में, वो लेकर के आए, हालांकि उसमें वो मात खा चुके हैं, मतलब कर्नाटक में वो देख चुके हैं उसमें, लेकिन चूंकि वो उनकी एक रणनीति है और उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, तो वो आएंगे लौट करके उसी पिच पे। लेकिन उस पिच पे जनता आती है कि नहीं आती है, ये देखने वाली चीज होगी। जनता जो अपने मुद्दों पे किस तरीके टिकी रहती है, ये काफी कुछ निर्भर करेगा राजीव जी, काफी कुछ निर्भर करने वाला है। जरा अजय जी आपके पास आना चाहता हूं, चुनाव को आगे अब यहां से कहां आप देख रहे हैं? 5 राज्य हैं, कर्नाटक की बात नहीं, अजय जी का वीडियो गायब हो गया है, लेकिन हाँ अजय जी, कर्नाटक तो एक राज्य के चुनाव की बात थी उस समय, लेकिन यहाँ अभी 5 राज्य हैं और 5 में से 4 राज्यों पे दावा ऑलरेडी राहुल गांधी ठोक चुके हैं। और राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि बहुत जल्द मैं जा रहा हूँ मिज़ोरम, और मिज़ोरम से भी जो खबरें आ रही हैं वो भी जब राहुल गांधी वहाँ से लौट के आएंगे तो शायद वहाँ भी दावा ठोकते हुए कांग्रेस दिखाई देगी। ज़रा आपसे समझूं कि यहाँ से आप बीजेपी के लिए क्या कुछ देखते हैं। और इन चूंकि 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, इसलिए भी समझना चाहता हूं आपके जरिए कि यहां से आप बीजेपी को कहां देखते हैं। देखिए, मुझे तो बीजेपी इन 4 राज्यों में तो कहीं नजर नहीं आ रही है। मिजोरम का मैंने जरूर समीक्षा नहीं की है अभी, तो इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन आप देखिए, यदि राजस्थान से ही मैं शुरू करता हूं, जहां पे सदैव सत्ता बदलती रही है, वहां की स्थिति ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उनके जो कैंडिडेट्स जो घोषित हुए हैं या जो घोषित होने की संभावना चल रही है, और जो इस तरह की स्थितियां हैं, उसके बाद में लगता है कि वहां सिर्फ फुटअव्वल इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग जो है अब उकता गए हैं और जुमलों से उकता गए। लोगों को जो गहलोत सरकार है उसने इतना कुछ दिया है कि अब वो इससे इनकार नहीं कर सकते कि कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, सरकार ने पुरानी पेंशन दी, ये चीज करने वाली देश की पहली सरकार। इसके अलावा आप याद करें, पुरानी सरकार के समय में कांग्रेस की थी, राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे पहले राजस्थान ने ही दिया था। इसके अलावा भी और इतनी चीजें दी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के अलावा दूसरे गरीबी मिटाने के दृष्टिकोण से और दूसरी चीजों से लेके
जिस तरह से मदद दी है वो अपने आप में यूनिक है और वो अपने आप में दिखाई देता है कि कितना बेहतरीन काम हुआ है। इस काम को लेकर के यदि काम को लेकर के वोट होते हैं तो साहब राजस्थान की सरकार को कोई माई का लाल। दूसरी चीज कि जिस तरीके से आम जन के मुद्दों को लेकर के संजीदा है वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, वहां किसानों के लेके सबको लेकर के, तो वो अपने आप में यूनिक है और इसलिए उसे नहीं हरा सकते। तीसरी जो एक है जहां पर कांग्रेस पार्टी हारती है वो ये है कि वो नफरत का खेल नहीं करती है और वहां नफरत का खेल होता है। बस इतना सा मुद्दा हो सकता है यदि कुछ हो सकता है, इसके अलावा भाजपा के पास खुश होने के लिए कुछ नहीं। और नफरत फैलाने का भी जो काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा कि किस तरीके से टेलर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले सब भाजपा से ही जुड़े हुए थे, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है आरएसएस का उससे जुड़े हुए थे। छोड़िए, इसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़ में सरकार है। छत्तीसगढ़ में देखिए जो किया है, 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने सिर्फ लूटने का काम किया वहां की खनिज संपदाओं को और दूसरी चीजों को, और वहां के लोगों को नक्सली बनने पे मजबूर किया और यह स्थिति की कि नक्सलियों से कांग्रेस के नेताओं की हत्या कराई गई, क्या क्या साजिशें रची गई, क्या क्या हुआ, ये सब चीजें सामने। और ऐसी स्थिति में वहां जब से कांग्रेस की सरकार बनी, बघेल जी की सरकार बनी, उसने जिस तरीके से एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, किसान हो, बालिकाएं हो, स्टूडेंट्स हो, सबके लिए जो जो किया है वो अपने आप में। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी दर की यदि बात करें तो सबसे कम जहां है उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है। यानी छत्तीसगढ़ किस दिशा में काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने वायदा किया था किसानों का कर्ज माफ करें, वो प्लेन में बैठे करने के बाद में वो सरकार को शपथ दिला के और दिल्ली में जब उतरे तब तक उनके व्हाट्सएप पे वहां से नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई थी कि साहब हमने कर्ज माफ करने का ऑर्डर जारी कर। आप सोचिए, ये होती है सरकार, ये होती है गवर्नेंस। इसके बाद आइए मध्य प्रदेश में चंद महीने सरकार रही कमलनाथ, लेकिन उन चंद महीनों में जो किया वो अपने 20 साल की सरकारों में भाजपा नहीं कर पाई। तो आप इन सारी चीजों को देखिएगा तो लगेगा कि हां क्यों। इसके बाद आ जाइए, आप तेलंगाना की बात कर लीजिए। तेलंगाना में स्थिति यह है कि बीआरएस के झूठ, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठजोड़ और उसके जरिए लूट का सब कुछ खुलासा हो चुका है। वहां की जनता समझ रही, वो उससे उकता चुकी, और जब उकता चुकी है तो क्या करें, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री सिर्फ अपने लिए जी रहा है। कांग्रेस ने वो राज्य बनाया, कांग्रेस ने वहां के लोगों को हक दिया, लेकिन चलिए वहां की जनता ने एक मौका दिया था, मौके के बाद ये स्थिति थी, तो अब जनता उसका जवाब देने जा रही। तो मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस बेहतरीन काम कर रही है और सब कुछ है, तो वहां पर मुझे रिजल्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस के फेवर में दिखाई देता है। यानी इन 4 राज्यों में मुझे कहीं कोई शंका नजर नहीं आती है कि कांग्रेस क्यों नहीं आएगी। हाँ, एक चीज से मैं सहमत हूं, पुरुषोत्तम जी कह रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम सारे लोग काहिल हैं, नेता भी जो दूसरे श्रेणी के हैं वो भी काहिल और मक्कार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय। वो अपने लीडरशिप की ही बात को आगे नहीं बढ़ाते, वो राहुल गांधी के ट्वीट को ही नहीं रीट्वीट कर सकते हैं, वो राहुल गांधी की बात को ही नहीं आगे बढ़ा सकते। वो मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जो भी अच्छे लीडर्स हैं जो ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, चीजें बताते हैं, सबको आगे करते हैं, उन्हें नहीं बता सकते। ये एक बड़ी समस्या है। तो
और चाहते हैं आके नेता आके सब कुछ कर जाए। साहब आपको भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप नहीं बढ़ेंगे तो फिर ठीक है, मरिए। लीडरशिप को कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आने वाला, संकट आप ही के लिए। इसलिए यह बात कांग्रेस के तमाम दोयम दर्जे के नेताओं और जो है कार्यकर्ताओं को और सबको समझनी होगी। यदि आप नहीं बढ़ाएंगे बात को, सब तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कौन पहुंचाएगा? गोदी मीडिया तो आपको पहुंचाएगा नहीं। वो तो इजराइल चला जाता है, मणिपुर तो जाता नहीं है। उसे नूर में जो है एक वर्ग की हिंसा दिखाई देती है, दूसरे वर्ग को बिल्कुल क्लीन चिट दे देता है। वो एक तरफ तो कुछ नफरत फैलाने वालों को तो पोषित करता है और दूसरी तरफ जो है दूसरों को नफरती और न जाने क्या क्या बता देता है। कश्मीर में जब हमारे इतने सैनिक और सब मारे जा रहे होते हैं, शहीद हो रहे होते हैं, तो उन पर वो एक शब्द नहीं बोलता है। वो बोलता है कहां पर? जहां पर उसे नफरत फैलानी होती। तो साहब हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। भारत के इतिहास में इतने सैन्य जवान जो है नहीं शहीद हुए कश्मीर में शांति काल में, जितने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासन में हो गए। इतने नागरिक नहीं मारे गए तब जब कश्मीर जल रहा था। आज उतने नागरिक मार दिए गए सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल। जितने लोगों को मनमोहन सिंह ने वो किया था, पुनर्वासित किया था, स्थिति ये है। उनमें से आधे से अधिक तो बेचारे घर छोड़ के भाग के किसी तरह से अपनी जान बचा के बाहर आए। तो इस तरह की दशा, वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, सब कुछ। तो ये आप समझिए, इन चीजों को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। और इनको ये मीडिया के सहारे छोड़ देंगे तब तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको खुद आगे बढ़ाना है। यह बात सोचने की जरूरत है, और इसको जब तक नहीं सोचेंगे मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। इसलिए लीडर आपका बहुत अच्छा है, उससे अच्छा लीडर इस देश में हुआ नहीं है दशकों से। इतना अच्छा लीडर, इतना ईमानदार लीडर, इतना जनता से जुड़ा हुआ लीडर, और उसके बाद यदि आप उसकी बात को आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो साहब दोष उनका है, फिर किसी और का नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो दोष आखिर किसका है, ये तो समझ नहीं होगा। जरा प्रशांत टंडन जी, कैसे देखते हैं आप 2024 क्या 2023 में आ चुका है? और सबसे बड़ी बात कि जो बातें यहाँ राहुल गांधी रख रहे हैं, क्या ये चुनाव की एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, चुनाव की रणनीति के हिसाब से, चुनाव के नैरेटिव के हिसाब से जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं वो बिल्कुल सही है क्या, सटीक है? हर जगह जाति आधारित जनगणना की बात करना कितना उचित लगता है? और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में कितना प्रभावी साबित हो सकता है? देखिए राजीव जी कि अभी कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ जा रही है और कांग्रेस बीजेपी बनती चली जा रही है। कुछ साल पहले तक क्या होता था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की कोई हैसियत नहीं होती थी, दिल्ली से अपॉइंट होते थे। और अब आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सिद्धारमैया हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कमलनाथ है, इन सब की या अशोक गहलोत हैं, ये सब बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वर्किंग कमेटी में बैठते हैं। और बीजेपी अपने जो रीजनल लीडर्स बीजेपी ने एक ज़माने में पैदा किए थे, उनके बीजेपी ने पैड उतरवा दिए, बल्ले उनसे छीन लिए, उनको बैठा दिया पेविलियन में। अब आप देखिए कि राजस्थान का इलेक्शन, अगर बीजेपी उस लीडरशिप पे नहीं लड़ रही है वसुंधरा राजे सिंधिया के, तो फिर किसके साथ लड़ेगी? लेकिन वसुंधरा राजे को किनारे बैठा दिया गया, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। और अब आप देखिएगा जब ये नोटिफिकेशन के दिन करीब आएंगे तब एक नई प्रजाति बहुत बड़े तौर पे पैदा होगी, बागी उम्मीदवार। और ये बागी उम्मीदवार आप देखिएगा कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा होंगे इस बार।
और ये प्रजाति एकदम अचानक पैदा होगी। जिस तरीके से टिकट के बंटवारे हो रहे हैं, एक एक राज्य में 6-6, 7-7 शूट से मंत्री और सांसद उतारे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो टिकट कटेगा स्थानीय लोगों का, और स्थानीय लोगों का टिकट कटेगा तो ये प्रजाति पैदा होगी नोटिफिकेशन के आसपास। दूसरा एक देखिए, जो ये चुनाव में सेमीफाइनल शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूँगा कि ये ब्लूप्रिंट यहाँ से बनेगा लोकसभा के इलेक्शन का, कि लोकसभा के इलेक्शन में सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना का कितना प्रभावित मुद्दा हो रहा है। रिजल्ट अगर इसको अप्रूव करते हैं, अगर ये जरा भी आता है, रेजोनेट होता है लोगों के बीच में से, इसकी स्वीकार्यता आती है अगर, तो आप ये मानिए कि 2024 के रिजल्ट की घोषणा आप यही कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में हमने मंडल का असर देखा है, और मंडल के असर के सामने बीजेपी को हवा में उड़ते हुए देखा है, और वही स्थिति आ रही है कि उस वक्त तो आपने मंडल की जगह कमंडल थाम लिया था, अब वो कमंडल वाला काम हो चुका है पूरा, अब वो काम नहीं करेगा। तो मोदी साहब को, क्योंकि मोदी साहब ने अपने आप को ओबीसी के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया, अगर वो इस पे नहीं आ पाते हैं, जातिवार जनगणना का समर्थन नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी राजनीति को बहुत मुश्किल में डालेंगे, और 2024 जो है एक मुश्किल चुनौती उनके लिए बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ से मुद्दे कैसे निकलते हैं। जी जी बिल्कुल, 2024 एक अलग तरह की चुनौती, और अभी से ही चुनौती सामने है। जरा क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा फटाफट डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे, कितनी बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करके कांग्रेस पार्टी 2018 में आती है, और 2019 में 11 में से 9 सीटें बीजेपी लेके चली जाती है। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इतना ही नहीं, राजस्थान में देखिए, वहाँ पे सरकार बनती है कांग्रेस की, लेकिन 25 की 25 सीटें चली जाती हैं बीजेपी के खाते में। सरकार बनती है 2018 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की, और 29 में से 28 सीटें बीजेपी लेके चली जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसलिए मैं ज़रा उस 24-23 की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि 24 जो है वो कितना 2018, 19 और 23 और 24 कितना फ़र्क दिखाई देता है। क्या फ़र्क है, या वैसे ही पुलवामा की आंधी में, अभी जैसे इजराइल की आंधी में सब उड़ जाएंगे? राजीव जी, जैसे हाल ही में सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पुलवामा जैसा भी कुछ हो सकता है, या राम मंदिर के ऊपर हमला भी हो सकता है। यह उनका बड़ा स्पष्ट बयान था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनता जो है उस मानसिकता से अब ऊपर आ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय मतदाताओं के लिए एक तरह से पुनर्जागरण का भी काल हुआ है। पिछले कुछ 1.5 साल 2 सालों से जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोगों को प्रशिक्षित किया अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसके बाद संसद में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, अब मुद्दों को इतना स्पष्ट रूप से सामने लाया गया, जनता के बीच पहुंचाया गया। आप याद कीजिए कि इसी बीच जो है कांग्रेस का जो अपना जो प्रचार तंत्र है वो भी बड़ा सक्रिय हुआ, और उससे बड़ा सकारात्मक और बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए उसने ये मुद्दे फैलाए हैं। और कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि ये मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो कैसे जनता तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता तक अब वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जनता इन चीजों से तंग आ चुके हैं निश्चित रूप से। देखिए, वापस मैं थोड़ा सा उस कॉलेज के बच्चियों की 1 मिनट में बात करूंगा कि ये वो वर्ग है जो पिछले कुछ समय पहले तक, 2 साल 3 साल 4 साल पहले तक, जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में सबसे आगे हुआ करता था। इनके ऊपर के जो जोक्स हैं वो सुनाया करते थे, लेकिन आज उसी गंभीरता से वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी से और कुछ समझना चाहते हैं। अल्टीमेटली राजनीतिक प्रशिक्षण और क्या होता है, यही होता है। ऐसा नहीं कि आप जनता को बोले कि आप बैठिए और मैं आपको सिखाता जाता हूँ।
कोई भी बड़ा नेता जिस तरीके से धीरे धीरे लोगों को प्रशिक्षित करता है, मतदाताओं को, वैसा ही प्रशिक्षण जो है राहुल गांधी अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, जिन्हें हम जनसंपर्क भी कह सकते हैं। लेकिन जनसंपर्क से ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, और इन्फ्लुएंस लोग हो रहे हैं, होते दिख भी रहे। देखिए उनके बारे में सारे जो कमेंट्स आते हैं उसके बाद वो काफी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इन चारों पांचों चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानियां हैं, अगर वो इन्हीं राज्यों के चुनाव के नतीजों के साथ खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है वो ये है कि ये सारे के सारे ये जो परिस्थिति है, मतलब एक कमजोर स्थिति की भारतीय जनता पार्टी और एक मजबूत कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन, ये मजबूती के साथ 2024 में जाएगा। ये जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये लोग इस चीज को जान चुके हैं, भांप चुके हैं, और दोनों जान चुके हैं। और अंतिम मैं बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और कांग्रेस, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, जबकि कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास जातिगत मतगणना और ओबीसी का आरक्षण, ये एक बहुत मजबूत उनके हाथ में जो है वो हथियार है इस समय। दूसरा है छवि की बात करें तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति पर निर्भर थी है मोदी, उनकी छवि गिर रही है। राहुल गांधी के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, सारी जनता भी बात कर रही है। और तीसरा है चेहरों का भाव। इन सभी भारतीय जनता पार्टी के चेहरों का भाव है, और मुझे लगता है कि यही फर्क पैदा करेगा। और इस दौरान जो भी नैरेटिव जो सेट हो रहा है, जो प्रगाढ़ हो रहा है, यही विमर्श 2024 में जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है 2024 के इलेक्शन में, यही बनने जा रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ताकत, वो ताकत यहाँ उसकी बात हम कर रहे हैं। और 2018, 19 और 2023 और 24 उसमें क्या फ़र्क है, इस पर हम आने वाले समय में भी खूब चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ने वाला है, और ख़ासकर 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, इन 5 राज्यों की ज़मीनी हकीकत क्या है उससे भी आपको रूबरू हम करवाएंगे बहुत जल्दी। जब ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, वहाँ की जनता क्या कहती है। और स्टूडियो में बैठ के हम बातें कुछ और करते हैं, लेकिन जब धरती पे, धरातल पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, तो बातें कुछ और नज़र आती हैं। वो तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आखिर तक आप रुके रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी। और बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार आप लोग बने हुए हैं, अपने बात, अपने विचार जो हैं वो रख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आलोक सिंह साहब लिख रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जिस तरह राज्यों के मुख्य चेहरों को दरकिनार करके राज्यों के टिकट दे रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, या ये बीजेपी को ख़त्म कर देंगे। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो हैं सूरमा वो धराशायी हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। कुसुम कश्यप जी हमारे साथ हैं, स्मोकी ब्लॉग्स हमारे साथ